नमस्कार मित्रों, 2 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आपको टेलीग्राम लिंक यहाँ पर दिया गया, अगर वो नहीं मिले तो 8947832370 नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज या टेलीग्राम पर मैसेज करके भी आप लोग पीडीएफ का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की इस क्लास में। जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट साबित होने वाले सवाल हैं, उन सभी विषयों पर हम लोग आज की क्लास में बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ पंक्तियों के साथ। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं, यही सोचकर हम तपिश में जलते आए हैं। धूप कितनी भी तेज हो, समंदर नहीं सूखा करते हैं मेरे मित्रों। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। हौसला रखना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को पता है कि लकीरें अपने हाथों की बनाना हमको आता है, वो कोई और होंगे जो अपनी किस्मत पे रोते होंगे। तो हमें रोना नहीं है किस्मत पे भरोसा करना है और हौसलों को बनाए रखना है और हमेशा अपने आप को कठिन परिस्थितियों से उभार कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। यही जीवन है और यही जीवन का सार है। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने पहला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर क्या आया है। यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है कि उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। मैं बहुत बार आपको ये दिवस बता चुका हूँ। जब जब भी ओडिशा के बारे में वर्णन आया है तो मैंने आपको इस दिवस के रूप में ज़रूर बताया होगा। तो मेरे मित्रों, 1 अप्रैल के दिन, जिस दिन अप्रैल फूल मनाया जाता है, उसी दिन क्या किया जाता है, उत्कल दिवस मनाया जाता है। यानी 1936 में यह राज्य बिहार से क्या हो गया था, अलग हो गया था। 1936 में कहाँ से अलग हो गया, बिहार से अलग होकर इसने अपना अलग अस्तित्व प्राप्त किया था। तो 1936 में ये बिहार से क्या हुआ, अलग हो गया और भारत का एक क्या है, तटीय राज्य है। और कौन से तट पर स्थित है, तो पूर्वी तट पर यहाँ पर स्थित ये राज्य जो है वो क्या है, आपका उड़ीसा है। उड़ीसा का नाम बहुत बार आपने सुना होगा। उड़ीसा जो है, यहाँ पर बीजू जनता दल की सरकार है और नवीन पटनायक यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर नवीन पटनायक साहब जो हैं वो यहाँ के क्या हैं, पटनायक जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। प्लस इसके साथ साथ ध्यान रखना, भुवनेश्वर यहाँ की क्या है, राजधानी है। भुवनेश्वर जो है वो यहाँ की क्या है, राजधानी है। प्लस इसके साथ साथ अगर दल की बात करें तो मेरे मित्रों, बीजू जनता दल है इनका। कौन सा दल है, बीजू जनता दल की सरकार है। बीजू जनता दल है, जो किसी भी दल में वैसे तो शामिल नहीं है, लेकिन एनडीए में इनके जो प्रतिनिधि हैं वो कौन है, अश्विनी वैष्णव जो हैं। क्या है, अश्विनी वैष्णव, जो वर्तमान में सरकार में है और राजस्थान से बिलोंग करते हैं और एक पहले आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। अश्विनी वैष्णव जो हैं वो, अश्विनी वैष्णव, ये वर्तमान में आपको पता होगा मेरे मित्रों, क्या है, रेल मंत्रालय का प्रभार इनके पास है। और ये किस दल से आते हैं, तो बीजू जनता दल से ही इनका संबंध है। चलिए ज़रा बात करते हैं आगे इस दिवस के बारे में। 1 अप्रैल 2022 को ओडिशा में उत्कल दिवस तथा ओडिशा दिवस मनाया जाता है। आपको ज्ञात हो कि 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा अस्तित्व में आया था बिहार से अलग होकर। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात ओडिशा तथा आसपास की रियासतों ने संगठित भारत सरकार को अपनी सत्ता सौंप दी थी। राज्य को एक अलग ब्रिटिश भारत प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था और यदि उसी की याद में तथा राज्य के सभी नागरिकों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि ओडिशा भारत का ऐसा तीसरा राज्य है जहां आदिवासियों की जनसंख्या अधिक है। प्राचीन भारत में ओडिशा या ओडिशा कलिंग साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 250 ईसा पूर्व से अशोक द्वारा इसे जीत लिया गया। इसके पश्चात लगभग 1 सदी तक यहाँ मौर्य वंश का क्या रहा है, शासन रहा है मेरे मित्रों। तो चलिए आगे बात करते हैं। और तट के बारे में अगर बात की जाए तो इस राज्य की सीमा कहाँ कहाँ से किस किस के साथ लगती है, उसको ज़रा गहराइयों से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। बंगाल की खाड़ी के साथ इसका हिस्सा लगता है। इधर इसका हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश के साथ लगता है। ये वाला हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ के साथ लगता है, झारखंड के साथ लगता है और पश्चिमी बंगाल के साथ लगता है। यानी भारत के जो हैं वो 4 राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनके साथ इसकी सीमा क्या होती है,
स्पर्श होती है, जिसमें इधर से अगर आप लोग ऐसे चलना शुरू करो तो पहले आंध्र प्रदेश आता है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आता है और फिर झारखंड आता है और पश्चिमी बंगाल आता है। इन भागों के साथ ये सीमा क्या करता है, स्पर्श करता है। और राजधानी की अगर बात की जाए तो आपको पता ही है भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। क्या है, नवीन पटनायक, मैंने आपको बता दिया है। वैसे भी नवीन पटनायक जो हैं वो यहाँ के क्या हैं भैया, सीएम साहब हैं। पटनायक साहब सीएम हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी वर्णिका नाम की एक नामक स्याही निर्माण की इकाई जो है वो कहाँ पर स्थापित की है। वर्णिका नाम से रिजर्व बैंक की जो स्याही बनाने की, यानी नोट छापते हैं तो उसके लिए जिस स्याही का प्रयोग किया जाता है उसकी एक इकाई जो है वो अभी हाल ही में कहाँ पर स्थापित की है रिजर्व बैंक के द्वारा, यह है आपको बताना है। हैदराबाद तेलंगाना, चेन्नई तमिलनाडु, पणजी गोवा, मैसूर कर्नाटक। तो ध्यान रखिएगा मैसूर कर्नाटक में आरबीआई के द्वारा इस प्रकार की एक नई इकाई की क्या की गई है, स्थापना की गई है मैसूर कर्नाटक में। कर्नाटक में बसवराज बोम्बई जो है, क्या है साहब, बसवराज बोम्बई, बसवराज बोम्बई साहब जो हैं यहाँ के सीएम है। बसवराज बोम्बई साहब जो हैं वो यहाँ के क्या हैं, सीएम है। और इसके अलावा अगर आपको याद रखना है तो याद रखिएगा यहाँ के गवर्नर जो हैं वो कौन है, तो थावर चंद गहलोत जो हैं, थावर चंद गहलोत जो हैं, थावर चंद गहलोत यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में कई घटनाएं कल के दिन घटित हुई, तो उन सब बातों को लेकर हम आपके सामने रखेंगे। पहला अलग अलग सवाल मैंने बनाए हैं इस पर आधारित, तो बसवराज बोम्बई, थावरचंद गहलोत, ये ध्यान रखिएगा। और प्लस ये भारत का एक तटीय राज्य है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ पर पश्चिमी तट पर ये स्थित है, ये भी बात ध्यान रखना। गोवा है, पश्चिमी बंगाल गोवा है, इसके अलावा महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, केरल है, और इसके अलावा तमिलनाडु है। इन सब राज्यों के साथ ये क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। तो पश्चिमी तट पर स्थित, कौन से तट पर, पश्चिमी तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित भारत का एक राज्य है जिसका नाम क्या है, कर्नाटक। और उसके मैसूर में अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा वर्णिका नाम से, ये नाम जरूर ध्यान रखना मेरे मित्रों, वर्णिका नाम से एक स्याही बनाने की इकाई की क्या की गई है, यहाँ पर स्थापना की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए क्या है, अभी इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। वर्णिका भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक के मैसूर में वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण की इकाई की स्थापना की है। इस नई इकाई को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने राष्ट्र को समर्पित किया। कलर शिफ्ट इंटेग्लियो इंक का निर्माण भी इस इकाई द्वारा किया जा रहा है, और यह इकाई देश के सभी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। इस इकाई की क्षमता लगभग 1500 मीट्रिक टन है। इसकी स्थापना मेक इन इंडिया पहल के तहत बैंक नोटों की छपाई हेतु आवश्यक स्याही को देश में ही निर्मित करने के उद्देश्य से की गई है। BRBNML सभी भारतीय बैंक नोटों को छापने का कार्य करती है। देश में सिक्कों और अब बैंक नोटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इसे वर्ष 1995 में स्थापित किया गया था। देश की अधिकांश बैंक नोट आवश्यकताओं की पूर्ति BRBNMPL द्वारा की जाती है। BRBNMPL का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, यानी कर्नाटक में ही स्थित है। और मैसूर में नई इकाई जो है वो अभी हाल ही में क्या की गई है, स्थापित की गई है, ये भी ध्यान रखना। यानी BRBNMPL जो है वो कर्नाटक के मैसूर में स्थापित वर्णिका नाम की एक इकाई है। तो नई इकाई किस नाम से, वर्णिका नाम से नई इकाई यहाँ पर स्थापित की गई है। वर्णिका नाम से नई इकाई की यहाँ पर स्थापना की गई है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, वर्णिका नाम की इकाई जो है वो स्थापित की गई है, वर्णिका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। यहाँ पर भारत फ्रांस के मध्य नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का 20वां संस्करण हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर दो सवाल महत्वपूर्ण है। ये सवाल परीक्षा में आ चुका है, पहले भी आपसे पूछा जाएगा सीधा वरुण 2022 जो है, इस वरुण 2022 युद्धाभ्यास का आयोजन कौन से देश के बीच में किया गया,
तब आपको जवाब देना है भारत और किसके बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। भारत और फ्रांस के बीच में आयोजन किया जाता है। वरुण शक्ति अलग है और वरुण अलग है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच में इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो अभी हाल ही में इसका आयोजन जो है वो मेरे मित्रों कहाँ पर हो रहा है, अरब सागर में इसका आयोजन हो रहा है। तो अरब सागर जो है वो किधर पड़ता है, तो देखिएगा भारत जो है ये पूरा का पूरा तट भारत का है। यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी है, क्या है, यहाँ पर बंगाल जो है, इस बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी जो है वो क्षेत्र यहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी। प्लस इसके इधर वाला जो भाग है ये कौन सा है, आपका अरब सागर का इलाका है। अरब सागर जो है यहाँ पर इसका युद्धाभ्यास का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। और ये पूरा नीचे वाला हिस्सा जो है वो हिंद महासागर का हिस्सा है, ये भी हिंद महासागर के हिस्से हैं। और हिंद महासागर की आकृति जो है वो अंग्रेजी के एम अक्षर के समान जो है वो हिंद महासागर की आकृति है। तो अरब सागर में इस युद्धाभ्यास का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। तो मेरे मित्रों ये ध्यान रखिएगा, अरब सागर में अभी हाल ही में किन दो देशों के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में वरुण 2022, वरुण 2022 जो है इस नाम से, वरुण 2022 नाम से क्या किया जा रहा है, इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा मेरे मित्रों कई इस प्रकार की बातें हैं, जैसे महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास अभी हाल ही में हिंद महासागर में भी आयोजित किया गया। महासागर नौसेना, महासागर नौसेना और संगोष्ठी समुद्री अभ्यास, संगोष्ठी समुद्री अभ्यास। भारतीय सेना लगातार अपने अभ्यासों में जुटी हुई है। समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो हिंद महासागर में किया गया। अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखना, हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया था। तो अरब सागर में वरुण, भारत और फ्रांस के बीच में इसका आयोजन हुआ। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने है, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बारे में सवाल क्या बना है, जरा देखिएगा। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का शुभारंभ कहाँ पर हाल ही में किया है, तो इसका एकदम सीधा सा जवाब है, मैं कह रहा एक जो है राज्य का आज बार बार जिक्र आएगा, उस राज्य का नाम है कर्नाटक। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स का जो आयोजन है, शुभारंभ जो है वो अभी हाल ही में अनुराग ठाकुर के द्वारा कहाँ पर किया गया, बेंगलुरु, कर्नाटक जो है, यहाँ पर बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है, तो कर्नाटक की राजधानी है, और कर्नाटक में किया गया खेल मंत्री के द्वारा अनुराग ठाकुर साहब के साथ। इसके अलावा इनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विभाग भी है, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी किन के पास है, तो अनुराग ठाकुर के पास है। बेंगलुरु में अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इनका क्या किया गया, आयोजन किया गया। और 2020 के ये जो गेम्स थे इनका आयोजन उड़ीसा में किया गया था। 2020 के इन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ओडिशा में इनका आयोजन किया गया था। 2021 में इनका आयोजन हो नहीं पाया, ठीक है, लेकिन 2021 वालों का अब आयोजन 2000 कब किया जा रहा है, 22 में किया जा रहा है। और ये कहाँ पर किया जा रहा है, तो बेंगलुरु में इनका आयोजन किया जा रहा है। बेंगलुरु में इनका आयोजन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तो हॉल ऑफ फेम इस नाम की एक पुस्तिका का अभी हाल ही में यहाँ पर क्या किया गया, अनावरण किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो हैं वो भी कौन है, अनुराग ठाकुर है। और इस समय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नाम के एक मोबाइल ऐप का भी क्या किया गया, यहाँ पर अनावरण किया गया था। बसवराज मुंबई यहाँ के क्या हैं भैया, सीएम है। इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। इसके अलावा महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, हिंद महासागर में किया गया था। तो ये सारी बातें जो है यहाँ के बसवराज मुंबई जो है वो तो सीएम है, लेकिन थावरचंद गहलोत जो है क्या है, थावरचंद गहलोत जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये देखिएगा, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जो पत्रिका है इसका विमोचन करते हुए हॉल ऑफ फेम जो बुक है उसका यहाँ पर हॉल ऑफ फेम नामक जो पुस्तिका है इसका क्या किया, यहाँ पर हॉल ऑफ फेम नामक पुस्तिका का यहाँ पर अनावरण किया गया। ये थावरचंद गहलोत आपको नजर आ रहे हैं।
और यहाँ पर बसवराज बुम्बई की फ़ोटो भी आप लोगों को नज़र आ रही है। इसके अलावा हमारे जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं उनकी फ़ोटो भी आपके सामने है। चलिए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ें। यहाँ पर देखिएगा, ये बसवराज बुम्बई साहब हैं यहाँ पर, और ये हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। ये जर्सी जो है इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जर्सी का भी अनावरण किया गया। ये इसके शुभंकर का भी अनावरण यहाँ पर किया गया। शुभंकर और यहाँ का जो सॉन्ग था, थीम सॉन्ग था, उसका भी अनावरण इस वक्त किया गया। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। कोलकाता स्थित भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण के महानिदेशक जो हैं इसके रूप में अभी हाल ही में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो भारतीय भू विज्ञान प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण के नए निदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? तो डॉक्टर एस राजू जो है इनके द्वारा इस अभी पदभार क्या किया गया, ग्रहण किया गया। ये संस्था स्थित कहाँ है? कोलकाता में स्थित है, और कोलकाता हमारे भारत के पूर्वी तट पर यहाँ पर स्थित एक राज्य है। क्या है ये? पश्चिमी बंगाल है, जहाँ ममता दीदी और कौन है भैया, यहाँ जगदीप धनखड़ जो है इनकी सरकार है। किसके स्थान पर ये बने? RS खरखल के स्थान पर इनको क्या किया गया है? बनाया गया है। इनके स्थान पर इनको बनाया गया। तो एस राजू का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। पश्चिमी बंगाल जो है इसकी राजधानी जो है वो क्या है? कलकत्ता है। यहाँ पर इस भू विज्ञान सर्वेक्षण का कार्यालय स्थित है, और इसी का निदेशक जो है वो एस राजू को अभी हाल ही में बनाया गया। प्लस ममता जो बनर्जी है इनकी सरकार है, प्लस यहाँ पर जगदीप जो धनखड़ है, जगदीप धनखड़ साहब जो हैं, जगदीप धनखड़ जो हैं यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। और इनका मूल संबंध जो है राजस्थान के कौन से जिले से है? झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। और अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा जो है, इस राजस्थान विधानसभा के क्या हैं? सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार जो है, सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार के संदर्भ में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो जगदीप धनखड़ साहब इसके मुख्य अतिथि थे। चलिए अगले सवाल के बारे में बात करें, उससे पहले इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। क्या है? यहाँ आपके सामने है। एस राजू ने भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर एस राजू ने आज कलकत्ता में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने CRS खरखल का स्थान ग्रहण किया। 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान पद संभालने से पहले डॉक्टर राजू GSI मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर थे, और मिशन 3 और 4 के राष्ट्रीय प्रमुख के पद पर रहे थे। तो ये सब बातें आपके लिए है। और ये कार्यक्रम जो है वो भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण जो है देश में खनिज संसाधनों के संवर्धन के क्षेत्र में मुख्य राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों पर लगातार ध्यान केंद्रित करने वाली, और खनन क्षेत्र, उद्योग और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के शैक्षणिक संस्थानों के साथ घनिष्ठ संपर्क और जुड़ाव का लक्ष्य रखने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कार्य उन्मुख परिणामों के बेहतर वितरण के लिए विशेष रूप से खनिज अन्वेषण में और भू विज्ञान के क्षेत्र में GSI की निरंतर सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए और राष्ट्र निर्माण के प्रयास में विश्लेषणात्मक सुविधाओं और क्षेत्र गतिविधियों की उन्नति के साथ नियोजित और केंद्रित अनुसंधान एवं विकास और परिचालन गतिविधियों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें इसके संबंध में ही है कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान जो है उसी के संदर्भ में, और एस राजू को इसका अभी हाल ही में, ये आपके सामने एस राजू हैं, इन्होंने अपना पदभार क्या किया है? अभी हाल ही में ग्रहण किया है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एस राजू ने भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है इस संस्था के महानिदेशक के तौर पर जो है यहाँ पर महानिदेशक के पद पर इन्होंने पदभार क्या किया है? ग्रहण किया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने श्री श्री शिव कुमार स्वामी जी की 115वीं जयंती पर कार्यक्रम में सहकारिता सम्मेलन को 1 अप्रैल को कहां पर संबोधित किया, यह बताना है। तो इस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया ये समझिए। सहकारिता सम्मेलन का अभी हाल ही में आयोजन कहां पर किया गया? जहां की सहकारी समितियों के सदस्य, मेंबर्स और अन्य लोगों को 1 अप्रैल को देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने संबोधित किया। तो इसका आयोजन भी कहां पर किया गया था? बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था। बेंगलुरु कर्नाटक के बारे में आज बहुत बार बातचीत हो चुकी है, मैंने कई बार इन बातों को आपको बता दिया। तो अब आपको ये सारी बातें क्या करनी है? याद रखनी है मेरे मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक में अभी हाल ही में आयोजित इस प्रकार के कार्यक्रम में जो है वो सहकारिता विभाग इसी बार बनाया गया, ये ध्यान रखना है आपको। क्या किया गया? सहकारिता विभाग जो है वो पहली बार सहकारिता
विभाग जो है वो पहली बार बनाया गया। और अमूल जैसी संस्था का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि मामूली से अपने काम के साथ शुरू की गई एक सहकारी संस्था जिसका ब्रांड नेम आज अमूल है, वो इसी प्रकार की एक संस्था थी और आज देश का सबसे बड़ा ब्रांड बनने की ओर अग्रसर है। तो इस प्रकार की कई संस्थाओं का इन्होंने इस अवसर पर अपने भाषण में जिक्र किया था। इंदौर मध्य प्रदेश का और देश का सबसे स्वच्छ शहर है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, जिसे नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो ये देखिए, कर्नाटक के दौरे पर बेंगलुरु जब पहुंचे तो इन्होंने विभिन्न प्रकार के इस कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। और ये आपके सामने श्री श्री 1008 कह सकते हैं आप लोग। तो इनकी जो है वो शिव कुमार स्वामी जी जो हैं, इनकी 115वीं जयंती पर जो कार्यक्रम आयोजित किया, इस कार्यक्रम में भी इन्होंने क्या किया, हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित किया। अगला सवाल जरा देखिए मित्रों, यहाँ पर क्या है हमारे सामने। संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया। अभी हाल ही में यूएन द्वारा क्या किया गया है, इस प्रकार की कौन सी ऐसी जो प्रतिशत दर है जो भारत के विकास दर के बारे में बताइए। तो यूएन के द्वारा ये कहा गया कि 4.6% विकास दर के साथ भारत क्या करने वाला है, विकास करने वाला है। तो 4.6% इसका सही जवाब होगा। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। यूएन के अनुसार भारत की विकास दर 4.6% रहने वाली है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहाँ पर आपके सामने सवाल है, विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसे बनाया गया। विंजो एक प्लेटफॉर्म है जो गेम के क्षेत्र में काम करता है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया। विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। महेंद्र सिंह धोनी को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, सौरव गांगुली को। महेंद्र सिंह धोनी जो है इनको बनाया गया। ये भारतीय क्रिकेट टीम के मेंटोर भी हैं, ध्यान रखिएगा क्या है, मेंटोर भी हैं। मेंटोर जो हैं भारतीय टीम के कौन है वर्तमान में, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा वो है MS धोनी साहब। रोहित शर्मा जो हैं वो इनको क्या बनाया गया है, भारतीय टीम का एशिया जो कप है उसके लिए कप्तान बनाया गया। और एशिया कप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है ये भी बात आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका में इसका आयोजन होने जा रहा है। विराट कोहली जो है वो अपनी कप्तानी से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और वर्तमान में BCCI जो है, उस BCCI के चेयरमैन जो BCCI चेयरमैन जो है वो कौन है, चेयरमैन जो है वो आपके कौन है, सौरव गांगुली साहब हैं। इसके अलावा कोच जो भारतीय टीम के हैं उन कोच का नाम क्या है, राहुल द्रविड़ है। राहुल द्रविड़ जो हैं, राहुल द्रविड़ ये भारतीय टीम के क्या हैं, कोच हैं। प्लस इसके साथ साथ ध्यान रखना, नेशनल क्रिकेट एकेडमी NCA जो हैं इसके वर्तमान में प्रमुख जो हैं वो VVS लक्ष्मण है। VVS क्या है, लक्ष्मण है। यानी जब से सौरव गांगुली जो आए हैं, इनके ज़माने के जो क्रिकेटर इनके साथी खेले हैं उनको बेहतरीन जगह इन्होंने क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया है। चलिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है यह बताना है। 1 अप्रैल को नहीं, अप्रैल फूल आता है, उत्कल दिवस इस दिन आता है। इस दिन कौन सा दिवस याद करना है, उत्कल दिवस याद करना है। आपको हजारों लोग बताते होंगे कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हैं, वो सब इतनी काम की बात नहीं है। उत्कल दिवस ओडिशा का स्थापना दिवस जो है वो क्या किया जाता है, इस दिन मनाया जाता है। और बिहार से अलग होकर ये ओडिशा बना था। तो 2 अप्रैल को क्या किया जाता है, विश्व ऑटिज्म दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये बात हमें परीक्षा की दृष्टि से, ऑटिज्म क्या है, स्वलीनता जिसको अपन कहते हैं, स्वलीनता, अपने आप में मोहित रहने वाला या अपने आप से ही ज़्यादा प्रेम करने वाले व्यक्ति जो हैं वो ऑटिज्म के ज़्यादा क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। इसे हिंदी में स्वलीनता कहा जाता है। इस विश्व ऑटिज्म दिवस ये आज के समय में विश्व भर में और दुनिया भर में बच्चों में होने वाली सबसे खतरनाक जो एक समस्या है वो हो चुकी है, कौन सी, ऑटिज्म। जरा देखते हैं ऑटिज्म क्या है और क्या कब इसका दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो जरा देखिएगा, यहाँ पर पहली बार विश्व ऑटिज्म दिवस को 2008 में 2 अप्रैल को मनाया गया था। इसे 18 दिसंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। विश्व ऑटिज्म दिवस केवल 7 आधिकारिक स्वास्थ्य विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र दिवसों में से एक है। ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। यानी जो स्पेक्ट्रम जो है उनका डिसऑर्डर एक तरीके से कह सकते हैं, या फिर एक मानसिक विकार भी हम इसे कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सामाजिक कौशल, दोहराए जाने वाले व्यवहार, भाषण और अशाब्दिक संचार के साथ चुनौतियों की विशेषता स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है। ऑटिज्म एक विकास संबंधी विकार है। विकार सामाजिक सहभागिता और संचार के साथ कठिनाइयों की विशेषता है, जिसमें प्रतिबंधित और दोहराव वाला व्यवहार भी शामिल हो सकता है। ऑटिज्म के लक्षण अक्सर पहले 3 वर्षों के दौरान बच्चे के माता पिता द्वारा देखे जा सकते हैं। ये संकेत धीरे धीरे विकसित होते हैं। यानी बच्चों में होने वाला एक प्रकार का मानसिक विकार जो है उसे हम ऑटिज्म कहते हैं। और
यहाँ विकास से संबंधित है, बच्चों का जो शारीरिक है, मानसिक है, जो भी विकास होता है उस विकास से संबंधित है। और विकार सामाजिक सहभागिता और संचार के साथ कठिनाइयों की विशेषता है, जिनमें प्रतिबंधित और दोहराव वाला व्यवहार भी शामिल हो सकता है। और पहले 3 वर्षों में इसके लक्षण जो है वो बच्चों में क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद जरा देखिएगा, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता के अवसर पर WHO ऑटिज्म सहित विकासात्मक देरी या दिव्यांग बच्चों की देखभाल करने वालों के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक ऑनलाइन संस्करण जारी कर रहा है। पहले से ही ये ब्राजील, भारत, इटली, केन्या जैसे 30 से अधिक देशों में फेस टू फेस प्रारूप में संचालित किए जा चुके हैं, जिसमें पेरेंट्स और अन्य देखभाल करने वालों को दिन प्रतिदिन कौशल सिखाए जाते हैं जो ऑटिज्म और अन्य विकासात्मक विकलांग वाले बच्चों के कल्याण और विकास को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। यानी एक गंभीर समस्या है ऑटिज्म, ये आप मानकर चलिएगा, जिसमें मानसिक जो डिसऑर्डर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल जरा देखते हैं क्या है हमारा। यहाँ पर भारतीय सेना की पैराशूट टीम के द्वारा हवाई अभ्यास हाल ही में कहाँ पर किया गया। मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, भारतीय सेना, थल सेना, वायु सेना, ये सभी प्रकार की सेनाएं लगातार अपना अभ्यास जो है वो कर रही है, चाहे वो भारत और चीन की सीमा हो, चाहे वो भारत और पाकिस्तान की सीमा हो। चीन और पाकिस्तान की सीमा के पास भारत लगातार अपने युद्धाभ्यास जो है वो जारी रख रहा है। तो अभी हाल ही में राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में क्या किया गया, आपको ये पता होगा, कल के दिन ही भारतीय सेना के द्वारा ऐसा अभ्यास जो है वो किया गया। यानी भारतीय सेना की पैराशूट जो कमांडिंग जो टीम है उनके द्वारा पोखरण जैसलमेर में, राजस्थान में, इनके द्वारा इस प्रकार का क्या किया गया, युद्धाभ्यास किया गया अभी हाल ही में। तो राजस्थान जो है, इसके 4 जिले जो हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। गंगानगर है, यहाँ पर गंगानगर है, इसके अलावा यहाँ पर बीकानेर है, बीकानेर के अलावा यहाँ पर जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में बाड़मेर है। ये राजस्थान के 4 जिले जो हैं वो सीमा बनाते हैं किसके साथ, यहाँ पाकिस्तान के साथ, पाक के साथ ये सीमा बनाते हैं। और इन्हीं में से एक है जो कि हमारा जैसलमेर है। यहाँ जैसलमेर में इस प्रकार की क्या की गई है, अभी इस प्रकार के अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो मेरे मित्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अभी रिजर्व बैंक ने अपना स्थापना दिवस जो है वो 1 तारीख को क्या किया है, मनाया है। तो उसके बारे में कुछ जानकारियां हैं। 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को ही। आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया। वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई का गवर्नर बैंक के केंद्रीय कार्यालय में बैठता है और वहीं नीतियां निर्धारित की जाती है। यद्यपि आरंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था, किंतु वर्ष 1949 में आरबीआई को राष्ट्रीयकरण के बाद इस अवसर पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति नामन 4 वर्ष के लिए होती है। यानी नियुक्ति जो है वो 4 वर्ष के लिए की जाती है एक बोर्ड के अध्यक्ष की। रिजर्व बैंक का प्राथमिक कार्यालय मौद्रिक नीति तैयार कर उसका कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करना है। मुख्य काम यही है रिजर्व बैंक का। इसके अतिरिक्त वह मुद्रा जारी करता के रूप में भी कार्य करता है। यानी मौद्रिक नीति जो है उसको सुनिश्चित करने का मुख्य काम किसका है, आरबीआई का है। इसके बाद है विमान स्क्वाड्रन जो है, इसके बारे में क्या है जरा देखिएगा। विमान स्क्वाड्रन कॉन्डोर्स की कमीशनिंग, यानी गोवा में आयोजित एक समारोह में नौसेना के INAS 316 को अपने बेड़े में शामिल किया। ये बात मैं पहले हालांकि पढ़ा चुका हूँ। INAS 316 को कॉन्डोर्स नाम दिया गया है, जो कि एक विशाल पंखों वाले सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। यानी कॉन्डोर्स नाम जो है वो एक पक्षी के नाम पर रखा गया। इस स्क्वाड्रन का प्रतीक चिन्ह समुद्र के विशाल क्षेत्र में खोज करते हुए एक कॉन्डोर को दर्शाया गया है। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316 वर्ष 2016 में वैकल्पिक क्लोज के हिस्से के रूप में खरीदे 4 P-8I विमानों का संचालन करेगा। यानी एक नए तरीके का स्क्वाड्रन है जो उस एयरबेस या फिर ऐसे कह सकते हो नौसेना अड्डे पर उसे क्या किया गया, तैनात किया गया। P-8I बहुभूमिका वाली लंबी दूरी की मेरीटाइम रिकोनिसेंस एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताओं वाला एक विमान है। इस विमान को कई प्रकार के टोरपीडों के साथ साथ हवा से जहाज पर वार करने वाली मिसाइलों में भी लैस किया जा सकता है। तो ये बात मैं हालांकि आपको 2-3 दिन पहले ही क्या कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। जरा मित्रों आप सभी को आज की क्लास से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अगले क्लास में आप लोगों से वापस मिलते हैं। तब तक आप अपनी तैयारी जो है वो इसी प्रकार क्या रखते रहिए, मजबूती के साथ रखते रहिए। और भारतीय जो नव वर्ष है उस भारतीय नव वर्ष की आप सभी को
हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके लिए यह नववर्ष जो है वो उन्मुख भरा, आनंद भरा, उमंग भरा हो। इसी के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना उमंग से भरपूर इस नववर्ष को आनंद के साथ जिएंगे और वास्तविक जो नववर्ष है उसका आनंद आपको भी होगा। तो आप अपने सभी मित्रों को आज नववर्ष के बधाई संदेश जो है वो अवश्य प्रसारित करें, क्योंकि हमारा वास्तविक नववर्ष यही है। और इसी के लिए हम लोग जो हैं वो जाने जाते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, मिस्र रोम सब मिट गए, जहाँ से कुछ हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी, उसका कारण यही है कि हमारी संस्कृति आज भी जो है वो लगातार इसी प्रकार बनी हुई है। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी आशा के साथ आज के ये चैत्रीय नवरात्रा जो आरंभ हो रहे हैं ये आप सभी के लिए आनंदित रहें। जय हिंद, जय भारत।